अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 क्लोज कर चुके हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में लीनियर मोशन को स्टडी किया है, जिसमें हम जस्ट स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन है, इन दोनों की डेफिनेशन से हम आगाज करेंगे। बच्चों, सर्कुलर मोशन क्या होती है? डेफिनेशन देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी। सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन को बोला जाता है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी लाइज आउटसाइड द बॉडी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल ले सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ। कौन सी मोशन हमने लेनी है? हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ की जो ऑर्बिटल मोशन है, ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स से सेंटर में सन है और इसी तरह जो अर्थ है ये इसके अराउंड एक ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है। सो ये एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। या इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये भी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी लाइज आउटसाइड द बॉडी। अभी हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन एज कंपेयर विद सर्कुलर मोशन, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज इनसाइड द बॉडी। इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, या आप यूं कह सकते हैं स्पिनिंग मोशन या स्पिन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जब बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है तो उस सिचुएशन में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज इनसाइड द बॉडी। तो इसकी एग्जांपल देखिए, स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। या आपको मैंने सेकंड एग्जांपल का रेफरेंस दिया है कि मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो पॉइंट्स आपने सीखे। सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन होगी जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड। एग्जांपल आपके सामने है ऑर्बिटल मोशन, या आपको मैंने इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस मोशन का जो रेफरेंस दिया है। रोटेशनल मोशन में स्पिनिंग मोशन होती है जब बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द जो रिवॉल्व कर रही होती है। सो ये जो कंबाइंड डिस्कशन होगी सर्कुलर और रोटेशनल मोशन की, इसको एंगुलर मोशन बोला जाता है। चाहे सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी हो, चाहे रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी हो, इन दोनों की कंबाइंड डिस्कशन हमने इस चैप्टर में करनी है। और हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज एंगुलर मोशन। तो याद रखिए, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन एक्चुअली ये एंगुलर मोशंस आपको कंबाइंड सेंटेंस में कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मोशन को जब आपने सीखना होता है उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब चूंकि ये सर्कुलर या रोटेटरी मोशन है तो इसमें एक वर्ड हम ऐड करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारी जो आज के लेक्चर की लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें आप सीखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे, और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है डायरेक्शन हम ट्रेस करना सीखेंगे, और राइट हैंड रूल जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों के लिए कंबाइंड रूल है, वो राइट हैंड रूल है। इस तरह यूनिट्स और डायमेंशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से या डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे।
थीटा या डेल्टा थीटा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप रिकॉल कीजिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में चलते हुए फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वो बॉडी कोई मूव करके चली गई है, तो उसकी जो पोजीशन का चेंज होगा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो सर्कुलर मोशन के साथ है। तो अगर कोई बॉडी सर्कल में चलती हुई उसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आ जाए, मतलब सर्कल में चलती हुई बॉडी जब कोई एंगल सबटेंड करेगी उसी एंगल को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। या आप इसको डायग्राम से अगर समझना चाहें हम डेफिनेशन भी लिखेंगे और देन इसकी डायग्राम भी देखेंगे। जरा देखिए, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप ये इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है और हम उसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, यानी कि इस तरह से हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्सिस सिस्टम को डिस्कस करें, सो दैट इज लेट्स सपोज एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस और लेट्स से इसको आप कह लीजिए जी एक्सिस। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसमें ये इमेजिन कर लें कि एक बॉडी इनिशियली वो P1 पॉइंट के ऊपर मौजूद है, कहीं इनिशियली जब वो मूव करना इसने स्टॉप किया तो हमने देखा इसकी इनिशियल पोजीशन है ये P1 पॉइंट पर मौजूद है। और यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के साथ इसने जो एंगल ऑलरेडी सबटेंड किया हुआ है दैट इज लेट्स से थीटा एंगल, और P1 पोजीशन से ये पार्टिकल या बॉडी मूव करके कहीं P2 पोजीशन पर जा चुकी है। सो इन दैट डिस्कशन अगर आप देखें थीटा एंगल ऑलरेडी सबटेंड किया हुआ था और अभी इस दौरान ये जो एंगल सबटेंड हुआ है दैट इज लेट्स से स्मॉल एंगल थीटा, तो इसको आप स्मॉल एंगल को डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब P1 पॉइंट को आप इनिशियल पोजीशन कह लीजिए और P2 पॉइंट को आप फाइनल पोजीशन कह लीजिए। तो इस दौरान इसकी एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आया है यही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल यू कैन से दैट अगर बॉडी का स्ट्रेट पाथ में पोजीशन चेंज हो रही है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर सर्कुलर पाथ में फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब अगर आप देखें तो P1 पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब करने वाला लेट्स से जो वेक्टर है इसको आप पोजीशन वेक्टर R कह लीजिए, और यही पार्टिकल P1 से P2 तक मूव करके गया है तो ये पोजीशन वेक्टर R यहां तक चला गया है। सो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट और पार्टिकल है ये मूव करके गया है और इसी की इनिशियल टू फाइनल मूवमेंट को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि द एंगल ट्रेस्ड by a position vector of a particle, कहां पे ये बन रहा है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल कहां से कहां तक, इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। So this is called angular displacement. So dear students, बात बहुत सिंपल है कि सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी रोटेट कर रही होगी या सर्कुलेट कर रही होगी सो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इसकी जो एंगुलर पोजीशन में चेंज आएगा यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें
यूनिट्स इसके जो एंगल्स के यूनिट होते हैं वो 3 पॉसिबल यूनिट्स हैं। बड़े यूनिट से हम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट है रेवोल्यूशन, सेकंड यूनिट हम जो यूज कर सकते हैं दैट इज रेडियन, थर्ड यूनिट जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज डिग्री। अब रेवोल्यूशन को आप REV से शॉर्ट में लिख सकते हैं, रेडियन को आप RAD और डिग्री को हम DEG शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब अगर ऑर्डर वाइज देखा जाए तो जो रेवोल्यूशन है ये ग्रेटर यूनिट है, इससे स्मॉलर यूनिट है रेडियन और सबसे लीस्ट जो यूनिट है हमारा वो डिग्री है। अब इसमें बच्चों SI यूनिट कौन सा है, याद रखिए जो रेडियन है दैट इज SI यूनिट। सिंपल जो यूनिट्स हैं वो 3 हैं पॉसिबल, रेवोल्यूशन हो सकता है, रेडियन और डिग्री, लेकिन जो SI यूनिट है वो रेडियन होगा। लेट्स से बच्चों जैसे लेंथ के बहुत ज्यादा यूनिट्स हैं, जैसे आप लेंथ का यूनिट माइल्स भी यूज करते हैं, लाइट ईयर्स भी यूज करते हो, सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, बट सिस्टम इंटरनेशनल में जो SI यूनिट आप यूज कर रहे हैं वो मीटर है। सो इन अ सिमिलर मैनर जो इसका SI यूनिट है ये रेडियन होगा। एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वहां पे हम ये बात डिस्कस करेंगे अगेन से कि रेडियन को क्यों प्रेफर किया जाता है। सो इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन देखिए। नेक्स्ट है बच्चों 2 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। कन्वेंशंस ये आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करनी है। अच्छा, इसको आप इस वे में भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लेट्स से एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ये उसके रेफरेंस पॉइंट है, लेट्स से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इनिशियली आप ये इमेजिन कर लीजिए कि पार्टिकल हमारा P1 पोजीशन पे है और यहाँ से इसने जो रेफरेंस के साथ एंगल पहले ही सबटेंड किया हुआ है दैट इज थीटा, और P1 से P2 इसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आया है इस पार्टिकल की, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इसको आप डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये भी एक वे है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। कन्वेंशंस ये हैं बच्चों कि अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा ये पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज नेगेटिव। ये कन्वेंशन आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखना है अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी हम ट्रेस कर लेंगे, अभी हमने देखना है इसकी क्वांटिटी नेचर को। क्वांटिटी नेचर क्या है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट कंडीशन है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, फॉर स्मॉल एंगल थीटा। एंगल अगर स्मॉल होगा तो ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, देखें आपने ये सीखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन चाहिए होती है।
लेकिन ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोला जाएगा जो एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वेरी लास्ट एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि अगर आप कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो अगर आप ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज भी कर दें, जैसे लेट्स से a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू b प्लस ए, तो हम तब कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है या एसोसिएटिव लॉस भी है। तो जब तक इनको सेटिस्फाई नहीं करेगी कोई क्वांटिटी वेक्टर, तब तक नहीं कहलाएगी। अब हमने ये देखना है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जब एंगल स्मॉल होगा तो क्या ये वेक्टर है या नहीं। वेक्टर होने के लिए ये कि ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करें, तो तब ये आप कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है परफेक्टली। अभी जो हमने कंडीशन लिखी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बट ओनली फॉर स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हम दो डिफरेंट एंगल्स इमेजिन करेंगे, जैसे थीटा 1 और थीटा 2। हम इनको ऐड करेंगे, जैसे थीटा 1 प्लस थीटा 2, और अगर ओरिएंटेशन चेंज करने से, ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करने से आप थीटा 2 प्लस थीटा 1 करें, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। अगर इन दोनों की ओरिएंटेशन चेंज करने पे डायरेक्शन सेम आ गई दोनों एंगुलर वेक्टर्स की, तो फिर आप कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आप बहुत ही सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जरा इमेजिन कीजिए, यानी कि हम पहले यूं करेंगे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसकी हम डायरेक्शन ट्रेस करते हैं। इसके लिए आप ये इमेजिन कर लीजिए कि लेट्स से यू हैव फर्स्ट वेक्टर, या आप यूं कह लीजिए कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी वेरीफाई करने की टेक्निक सीखने जा रहे हैं। जरा देखिए स्मॉल एंगल के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी जो ओरिएंटेशन है इसको आप इक्वल इमेजिन कर लीजिए। लेट्स से ये देखिए, ये आपने रेड और ब्लू जो बोर्ड मार्कर्स हैं इनको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। ये देखिए, ये फर्स्ट आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम इसको स्लाइटली अपवर्ड मूव करवाते हैं तो ये थीटा 1 होगा, और देन आपने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, यानी कि ये दो ऑब्जर्वेशन हो गई। हम इसको पहले स्लाइटली अपवर्ड मूव करवाएंगे, फिर आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। ये थीटा 1 और प्लस थीटा 2 हो गया, यानी कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। अब आप दूसरे को देखिए, अब आपने बिल्कुल इसके रिवर्स चलना है, यानी कि ये हमने दोबारा से सुन लें, थीटा 1 यानी कि स्लाइडली अपवर्ड मूव करवाएं और लेफ्ट मूव करवाइए, ये हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हमने पहले थीटा 2 करना है फिर थीटा 1 करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने पहले अपवर्ड फिर लेफ्ट मूव करवाया था, आप इसको भी पहले लेफ्ट मूव करवाइए फिर अपवर्ड मूव करवाइए, और आप इन दोनों की डायरेक्शन देखिए, ये बिल्कुल इक्वल आ रही है। यानी कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा जब आप इनको मूव करवा रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन इक्वल वेरीफाई होगी। जरा एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये दो वेक्टर्स हैं, इनको आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर स्मॉल एंगल, इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। जरा देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने स्लाइटली अपवर्ड मूव किया और फिर थोड़ा लेफ्ट पे मूव कर लिया। अभी इसी तरह इसको, ये हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। अभी इसको आप पहले थीटा 2 मूव करवाइए और फिर थीटा 1, और अगर आप देखें इन दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो यही यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 must be equal to theta 2 plus theta 1 but it only holds for small angle theta। और ये कितने स्मॉल एंगल के लिए होल्ड करेगा, ये कंडीशन आपने माइंड में रखनी है कि अगर एंगल लेस देन 10 डिग्री होगा तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर हम लार्ज एंगल थीटा की बात करें, फॉर लार्ज एंगल थीटा एंगुलर displacement is not a vector quantity। मतलब कहने का ये है कि इसके लिए जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ये इक्वल नहीं आएगा थीटा 2 प्लस थीटा 1 के। कंडीशन वही है कि अगर एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री हुआ तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी। हम इसको अगेन से उसी एग्जांपल से समझेंगे। आप डियर स्टूडेंट्स फिर उसी तरह इमेजिन कर लीजिए कि ये दो वेक्टर्स हैं और पहले आप इसको अपवर्ड मूव करवाइए और फिर इसको लेफ्ट मूव करवाइए, ये इसकी फाइनल डायरेक्शन है। अब इसको आपने रिवर्स लेके चलना है,
यानी कि आपने पहले इसको अपवर्ड मूव करवाना है और फिर लेफ्ट मूव करवाना है, ये इसकी फाइनल डायरेक्शन। और आप इसको रिवर्स में लेके चलेंगे, आप पहले इसको लेफ्ट मूव करवाइए, यानी कि देखें इसकी फाइनल डायरेक्शन ये थी, हमने अपवर्ड मूव करवाया और लेफ्ट मूव करवाया, हम पहले इसको लेफ्ट मूव करवा रहे हैं और फिर इसको अपवर्ड मूव करवा रहे हैं। तो अगर आप देखें इन दोनों की फाइनल डायरेक्शंस इक्वल नहीं आ रही, सो दैट्स वाई जब लार्ज एंगल के लिए आप बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों की डायरेक्शंस इक्वल नहीं आ रही, सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एडिशन जो है ये फॉलो नहीं कर रहा, अगर आप चेंज कर दें तो इक्वालिटी नहीं आ रही। सो दैट्स इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कब वेक्टर होगा कब वेक्टर नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है अबाउट राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या होगा इसको जरा देखिए। जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं इनकी डायरेक्शन जो है आप ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब किस तरह से आप इसको ट्रेस करेंगे, इसके लिए डायग्राम हम बनाते हैं। आप उसी तरह से इमेजिन कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये आप लेट से कह दीजिए ये जी एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमने राइट हैंड रूल को अप्लाई कैसे करना है, लेट्स से कि ये हमारी जो बॉडी है ये रोटेट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, आपने अपनी जो थंब है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रखना है, या आप इसको यूं कह लीजिए कि आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स है इसको आपने किसी बॉडी के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल कर देना है। तो ये जो इरेक्टेड थंब होगा ये आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएगा। दोबारा से सुन लें, आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग कर्ल कर देना है, जैसे इस सिचुएशन में बॉडी कोई इस तरह से रोटेट कर रही है। तो आप जब इसको रोटेट करेंगे तो ये जो इरेक्टेड थंब होगा ये आपको इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएगा। तो सिंपली आप इसको लिख कैसे सकते हैं कि ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए रिप्रेजेंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय राइट हैंड, दाएं हाथ से आप इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रिप कीजिए एंड देन आपने क्या करना है, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along the direction of rotation। देन आपको जो इरेक्टेड थंब होगा, देन इरेक्टेड थंब will gives the direction of rotation। सो ये एक सिंपल रूल है जिसको हम इस डायग्राम पे अप्लाई करके एक्सिस ऑफ रोटेशन हम देख सकते हैं कि बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। सिंपली देखिए, अगर बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करें। तो ये जो आपका इरेक्ट थंब है अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, हम डायरेक्शन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो थंब आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर यानी कि जी एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो ये जो जी एक्सिस है ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी के अलोंग ही आपको जो डेल्टा थीटा है या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन मिल रही है। अदर रिमेनिंग जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज आएंगी, हम वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, तो इन सब की जो डायरेक्शन है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी। लाइक यू कैन सिंपली से दैट कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन को, जी एक्सिस के अलोंग। सो इस तरह से आप ये राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, इस राइट हैंड रूल को हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, याद रखिए इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम एक स्क्रू की एग्जांपल लेते हैं।
जिससे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्क्रू है और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, सही है, इस तरह की डायरेक्शन। अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करें तो देखिए इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये अपवर्ड होगा, यानी कि बॉडी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन शो करवा रही है। जरा देखिए, ये देखें एक बॉडी जिसमें हम एक स्क्रू की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करवाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से रोटेट करवाएं, तो आप इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रास्प कीजिए और इस तरह से अगर आप रोटेट करवा रहे हैं तो आप देखिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। सो ये आपको मैंने एक्चुअली यहाँ पे समझाया था राइट हैंड रूल कि आप अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये अपवर्ड होगी। और लेट्स से अगर आप रिवर्स करें, हम इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस तरह से रोटेट करें तो थंब डाउनवर्ड आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, अगर हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो हमारा जो थंब है वो देखें इस तरह से अगर आप रोटेट कर रहे हो तो जो थंब है वो भी आपको डायरेक्शन डाउनवर्ड शो करवा रहा है और हमारा स्क्रू भी डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है। सो इस तरह हम इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कह सकते हैं। सो ये थे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको आप एक्सियल वेक्टर भी कह सकते हो। अभी हम इसकी लास्ट एंड फाइनल ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि डायमेंशन कैसे ट्रेस की जाती है। इसको जल्दी से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें जो कि अगेन से एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसके लिए हम जो है एक फार्मूला भी डिराइव करेंगे, S इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करें तो ये S बाय आर है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि SI यूनिट इसका रेडियन होगा, लेकिन डायमेंशन जो है आपको इस फार्मूला से मिल सकती है। और अगर आप देखें थीटा की डायमेंशन तो ये S की डायमेंशन डिवाइड बाय R डायमेंशन। अब S एक्चुअली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इसकी डायमेंशन कैपिटल L। अब R रेडियस ये भी डिस्टेंस को ही शो कर रहा है तो इसकी डायमेंशन भी L। तो अगर आप देखें ये कैंसिल आउट हो गई और इसकी कोई डायमेंशन बाकी नहीं बची। तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, बिकॉज इट इज अ परफेक्टली अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 रिलेटिव यूनिट्स हैं, रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनकी सेपरेट डेफिनेशंस क्या है और 2 इंपॉर्टेंट प्रूफ हमने डिस्कस करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।